अनंत यात्री लिखते हैं, अनंत श्री खड़े हुए कुछ लोगों से बात कर रहे थे। मैं भी वहीं पास खड़ा था। मैंने दूसरी दिशा में देखा और मैंने देखा मदर को अपने कुछ शिष्यों के साथ, 3 या 4 शिष्यों के साथ नज़दीक आते हुए। मदर रिलेटेड टू श्री अरबिंदो। वो सब मौन हैं। मदर ज़्यादा युवा दिखाई दे रही हैं। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और तेज कदमों से चल रही हैं। उनका सिर ढका हुआ है। वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई और सुंदर दिखाई दे रही हैं। लंबी दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल सीधी खड़ी हुई अपने शिष्यों के साथ हैं। उनके शिष्य उनसे धीरे धीरे आगे निकलते हैं और मैं उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। वो मेरे निकट खड़े हुए लोगों की ओर देखती हैं और फिर धीरे से मेरे पास आती हैं। उनका ये देखना ऐसा ही है जैसे कोई किसी को ना जानता हुआ हो और देख रहा हो। स्ट्रेंजर्स लुक। और मुझे ऐसा इंट्यूशन होता है कि शायद वो मुझे ब्लेस करेंगी। मैं चुपचाप उनकी तरफ बढ़ता हूं। मेरे होठों से शायद श्री अरबिंदो का उच्चारण बिना किसी आवाज़ के निकलता है। उसके थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आती हैं और अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख देती हैं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। वो मेरे दोनों भौहों के बीच स्पर्श करती हैं, आज्ञा चक्र के पास, जिसे अनंत श्री दीक्षा के वक्त स्पर्श करते हैं। लेकिन वो मेरे निचले होंठ को भी स्पर्श करती हैं। ये होंठ का, निचले होंठ का ऊपरी हिस्सा था। मैं अपने भीतर एक गहरी हमिंग की ध्वनि और ऊर्जा का अनुभव करता हूं। जहां पर उन्होंने मुझे स्पर्श किया है, एक गहरी ऊर्जा उठती हुई मुझे अनुभव में आती है। मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूं। मेरा शरीर धीरे धीरे गिरने लगता है और निकट के लोग उसे सीधा रखने में सहायता देते हैं। वो ध्वनि, वो नाद और वो ऊर्जा मुझे हर तरफ अनुभव में आ रही है। अनुभव बहुत सारी रेंज में आते हैं। वो गहरे भी हो सकते हैं, वो सतही भी हो सकते हैं, फ्रॉम शैलो टू डीप। वो रूपांतरणकारी भी हो सकते हैं और बस यूं ही। इस अनुभव में ऊपरी तौर से देखने में शायद कोई गहरी बात ना दिखाई दे रही हो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इशारे हैं। एक तो मदर से अनंत का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा पुराना भी और बड़ा गहरा भी। हम सब लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। मानवीय चेतना का ये जो पड़ाव है, इस पर बहुत सारे सद्गुरु एक साथ काम कर रहे हैं। अनंत का जो प्रयोग हम लोग यहाँ पर घटता हुआ देख रहे हैं, मदर भी उसका एक गहरा हिस्सा है। और एक स्त्री जब
अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है चेतना की, तो चेतना की ऊंचाई तो हालांकि एक ही जैसी होती है, लेकिन फिर भी उसके फ्लेवर में थोड़ा सा फर्क होता है। ये फ्लेवर तब भी लोगों ने अनुभव किया था जब वो शरीर में थी। आनंदमयी माँ भी जब शरीर में थी तब भी लोगों ने वो फ्लेवर देखा था। कहीं बड़ा सूक्ष्म सा अंतर। एक स्त्री जब बुद्धत्व को उपलब्ध होती है, उपलब्ध शब्द हालांकि काट देना चाहिए, डिक्शनरी की समस्या है, आई डोंट लाइक दिस वर्ड। कोई चीज उपलब्ध होने जैसी नहीं है। बुद्धत्व घटता है, लेकिन जब घटता है मैं कहता हूं तो इसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छा यही होगा कि हम लोग कहें बुद्धत्व होता है। इट इज ऑलवेज देयर। तुम उसे बस अनावृत करते हो, अनवेल करते हो। तो मदर या आनंदमयी मां जिन्हें तुम लोगों ने देखा, उनके माध्यम से उस चीज को समझ सकते हो कि एक स्त्री में जब बुद्धत्व घटता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपदेशक नहीं बनती, प्रीचर में नहीं कन्वर्ट होती। वो एक परफेक्ट मदर एनर्जी में, मात्र ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। एक करुणा और प्रेम का जीवंत ऊर्जा क्षेत्र, लाइफ फील्ड ऑफ लव एंड कंपैशन। एक स्त्री अगर बहुत प्रवचन दे तो कहीं ना कहीं कुछ अभी उसकी चेतना में अधूरा भी रह गया होगा, क्योंकि ये उसका टाइप नहीं है। वो तो कुछ करती है, जादुई, चमत्कारिक। उसकी उपस्थिति से ही बहुत कुछ होता है। एक सद्गुरु भी, वो किसी भी शरीर में हो, करीब करीब इस भावदशा में बदल चुका होता है जब उसकी उपस्थिति कुछ करती है। तो एक सद्गुरु अगर पुरुष शरीर में है तब भी वो करीब करीब मात्र ऊर्जा में है, लेकिन जो बॉडी माइंड मैकेनिज्म का मैस्कुलिन इंस्ट्रूमेंट है, वो उसे कुछ थ्रो करने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ बातों को दूर तक फेंक देने के लिए तैयार भी करता है। स्त्री उस एसेंस को, उस सार को अपने अंदर समाहित कर लेती है। ये उसका फिजिकल मेंटल एट्रीब्यूट बॉडी में रहते हुए भी है। और जो अपने अंदर जगह दे किसी चीज को, वो उसे फिर विकसित करने वाला, उसे संवर्धित करने वाला, इवॉल्व करने वाला भी बनता है। मदर का काम भी अपने जीवन काल में ऐसा ही रहा। श्री अरविंद ने एक प्रयोग किया, उसे सक्रिय किया, और फिर मदर ने उसे आत्मसात कर लिया। पांडिचेरी में थे तो जब अरविंद थे तो उनके आसपास के लोगों को खाना पीना भी नसीब नहीं होता था। तो जब मीरा अल्फाशा, ये नाम था मदर का, जब मीरा ने वहां पर प्रवेश किया तो जो उनके प्रेमी, शिष्य, शुभचिंतक, जो भी कहना चाहें, आसपास थे, उनको भोजन पानी भी मिलने लगा। इस बदलाव के चलते ही लोगों ने उन्हें मदर कहना शुरू कर दिया। नाम लोग भूल गए, मदर के नाम से ही जानने लगे। अरविंद तो अपनी साधना में, अपने इल्यूमिनेशन में इतने खो जाते थे कि उनको पता ही नहीं रहता था कि उन्होंने कुछ खाया भी है कि नहीं खाया है। आसपास के लोगों ने खाया, नहीं खाया, क्या हुआ, वो इस बात से बिल्कुल डिटैच। ऐसा संभव हो सकता है किसी पुरुष बॉडी माइंड मैकेनिज्म में,
लेकिन स्त्री बॉडी माइंड मैकेनिज्म में ये मुश्किल है। और फिर ये एक रहस्य है। मदर का अकल्टिज्म में भी बड़ा गहरा प्रवेश था। जो रहस्य विज्ञान है उसमें उनकी बड़ी गति थी। अनंत यात्री देखते हैं कि वो जब पास आती हैं, उन्होंने उनकी तस्वीरें देखी होंगी, उससे ही उन्होंने कंपेयर किया है कि वो ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा युवा दिखाई देती हैं। जब कोई बीइंग अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में अपीयर होती है तो वो हमेशा ज़्यादा युवा दिखाई देती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बॉडी का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर एजिंग के खास सिम्टम कभी दिखाई नहीं देते। और यही कई बार पहचान भी होती है कि तुम उस बीइंग से रूबरू हो रहे हो या अपने मानसिक प्रक्षेपण से। अगर तुम मानसिक प्रक्षेपण के आमने सामने हो, अपने मेंटल प्रोजेक्शन के आमने सामने हो, तो तुमने जो तस्वीरें, जो वीडियोस, तुमने जो कुछ भी देखा है, तुम वही कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग के साथ अपने अंतर मन की स्क्रीन पर देखोगे। लेकिन अगर ये कहीं किसी सूक्ष्म आयाम में सचमुच में घट रहा होगा तो तुम ऐसी चीजें भी देखोगे जो तुम्हारी कल्पना में नहीं होंगी। प्रायः ये दर्शन ज्यादा युवा होता है। तो संभव है ये साक्षात्कार बड़ा सजीव रहा हो। और आज्ञा चक्र अपनी जगह पर है। होंठ के ऊपर स्पर्श करना ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। और शायद उस मदर एनर्जी का, उस मिस्टीरियस एनर्जी का तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद भी है कि कुछ नई चीजें अब शुरू होंगी। शायद तुम्हारे टाइम ट्रैक पर कुछ इमोशनल इश्यूज, कुछ भावनात्मक उलझाव पड़े हुए हैं जिनको सुलझना बाकी है, जिनको रिजॉल्व होना जरूरी है। और हमारे इमोशनल स्टोरेज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो हमारे होंठ के हिस्से ही है। ये अचेतन में छुपे हुए हिस्से हैं, तुम्हारे पूर्व जन्मों में छिपे हुए हिस्से हैं। ऐसे हिस्से जिन्हें तुमने शायद किसी से बांटा भी ना हो। अक्सर तुम देखो कि जब भी तुम भावनात्मक दबाव अनुभव करते हो तो तुम अपने होठों पर भी दबाव अनुभव करते हो। ये जो हमारा एरिया है पूरा लिप्स का, द डायरेक्ट लिप्स और सराउंडिंग लिप्स, हमारे अनुभव क्षेत्र का, हमारे एक्सपीरियंस फील्ड का 80% जो स्टोरेज है वो यहाँ पर होता है। 80% एनर्जी जो है यहाँ पर फंक्शन करती है। इसलिए हम मुस्कुराते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं, तो हर चीज में हमारे होंठ कोऑपरेट करते हैं। ज्यादा भावुक हो जाओ, होंठ कांपने लगेंगे। होठों पर भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम भयभीत हो जाओ, तुम्हारे होंठ अपनी रंगत बदलने लगेंगे, वो अपना आकार प्रकार बदलने लगेंगे। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का भावनात्मक प्रवाह सक्रिय हो और तुम्हारा होठों का और होठों के आसपास का एरिया प्रभावित होने लगेगा। कालांतर में इसीलिए ड्यू टू टाइम तुम्हारा चेहरा एक खास आकृति ग्रहण करता है, एक खास आकार लेता है। इस आकार को देने वाले तुम्हारे होंठ ही होते हैं। कभी तुम गौर करना, अगर किसी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स इकट्ठी करो
बहुत सारे और लोगों की फोटोग्राफ्स भी इकट्ठी करो और सबके होठों का एरिया तुम कलर कर दो, तो थोड़ी देर में तुम्हें पहचानने में मुश्किल होने लगेगी कौन कौन है। आंखें थोड़ा बताएंगी, इसीलिए वो आज्ञा चक्र के पास की स्थिति भी शामिल उसमें हुई तुम्हारे अनुभव में। लेकिन तुम्हारे चेहरे को वास्तविक रूप और आकार तुम्हारे होंठ ही देते हैं। आंखें तुम्हारी ऊर्जागत, जो तुम्हारी एनर्जी फंक्शनिंग है, उसको रिफ्लेक्ट करने की ज्यादा प्रक्रिया है। लेकिन होंठ ज्यादा व्यापक क्षेत्र लेते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन का। तो हर व्यक्ति बदलता रहता है, उसका चेहरा बदलता रहता है, यहां तक कि उसके अंदर के बदलाव के साथ उसके होंठ बदल जाते हैं। और यहां पर एक मिस्टिक चीज है जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। जैसे त्राटक का ध्यान लोगों ने किया होगा या उसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो त्राटक में तुमने देखा होगा कि हम आंखों में देखते हैं किसी की, किसी सद्गुरु की, या हम किसी तस्वीर की आंखों में भी देखते हैं और हम उससे अलाइन हो सकते हैं, संस्वरित हो सकते हैं, उस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन तुम दूसरा प्रयोग करके देखो और तुम्हें और ज्यादा हैरानी होगी। इस प्रयोग की चर्चा कम होती है क्योंकि इसमें कुछ और पेंच भी हैं, चैनलाइजेशन ज्यादा चाहिए। तुम किसी सद्गुरु की तस्वीर लो और तुम बस उसके होठों को देखना शुरू करो, या तुम सारी तस्वीर को छुपा लो और केवल होंठ देखो। तुम्हें उस होंठ में कुछ अलग ऊर्जा दिखाई देगी, कुछ मैजिकल एनर्जी दिखाई देगी, कुछ रहस्य दिखाई देगा और वो सीधे तुम्हारे हृदय केंद्र में प्रवेश करेगा। तुम्हारे भावनात्मक जगत में एक ट्रेम्बलिंग, एक एक्सप्लोजन एंटर करेगा। क्योंकि सद्गुरु या जो बुद्ध है वो भावनात्मक जगत के पार चला गया है। हम अभी भावनात्मक जगत में ही चले। वो भले भावनाओं से व्यवहार कर रहा है, वो भावुक लेकिन नहीं है। हम भावुक हैं बहुत सारी स्थितियों को लेकर, हमें पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्सेस बहुत पकड़ रहे हैं। एक बुद्ध उसका उपकरण की तरह उपयोग कर रहा है, लेकिन वो सारी इमोशनैलिटी के बाहर चला गया है। तो अब वहां पर जो है वो सारे भावनात्मक इश्यूज का समाधान है। इसीलिए अगर वो तुम्हारी तरफ देखकर एक बार मुस्कुरा भी देता है तो तुम बड़ी शांति अनुभव करते हो। और सद्गुरु भी क्या, कोई भी तुम्हें प्रेम करता है और तुम्हारी तरफ देखकर बस हल्की सी स्माइल दे दे तो तुम बड़ा रिलैक्स, बड़ा कूल अनुभव करते हो। तुमने कभी सोचा नहीं वो क्या होता है, तुम्हें लगता है शायद मुस्कुरा देने से अच्छा लगता है। और लोग अगर भावनात्मक उलझाव पैदा करना चाह रहे हो तो होंठ पर होंठ चढ़ा लेते हैं, होंठों को और टाइट कर लेते हैं, मुंह पर दबाव पैदा करते हैं। और जितना मुंह पर दबाव पैदा होगा उतनी ही तुम आसपास की ऊर्जा को श्रिंक करता हुआ, सिकुड़ता हुआ अनुभव करोगे और वो दबाव पैदा करेगी, वो तुमको एटीज नहीं रहने देगी। इसीलिए जब कोई मुस्कुराता है तो वो आसपास की सारी ऊर्जा को रिलैक्स करता है, लूज छोड़ता है, तरंगें उठती हैं, उसमें रिपल्स उठती हैं और वो रिपल्स सब शांत करती हैं, तुमको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर समाधान घट चुका है, जब तुम उसके स्माइल को देखते हो तो कुछ और गहरा घटता है। तो अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति के होठों को देखते रहो, तुम एक गहरे अनुभव से गुजर सकते हो। सामान्य जीवन में तुम देखो, दोनों जगहों पर देखना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा है तो उसकी आंखों में भी सीधे देखना मुश्किल है और उसके होठों पर भी सीधे देखना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है, एनर्जी एक्सचेंज होने लगता है। और अगर दो लोगों के बीच में वो हार्मनी नहीं है, वो समस्वरता नहीं है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज उनको डिस्टर्ब भी कर सकता है।
और मदर ने तुमने देखा कि तुम्हारे ऊपरी होंठ के बीच के हिस्से को स्पर्श किया। मुझे लगता है कि ये कुछ बचपन की तरफ लौटती हुई भावनात्मक ऊर्जा और तुम्हारे अतीत जन्मों की समय की सीमा में पड़ी हुई, टाइम ट्रैक पर पड़ी हुई जो भावनात्मक ऊर्जा है, ये उसको एक्टिव करने की प्रक्रिया है। कभी तुम देखो कि तुम कोई चीज पुरानी भूल गए हो और तुम बड़ी ही तत्परता से, बड़ी उत्तेजना से उसे सोच रहे हो, तो तुम अक्सर अपने ऊपरी होंठ पर बड़ा दबाव डाल लेते हो। या तो तुम हाथ लगाकर सोचने लगते हो, या तुम अपने दांतों के बीच उस होंठ को फंसा लेते हो। अक्सर लोगों को देखा कि अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज है। हो सकता है कोई दोनों में से एक भी काम ना करे, लेकिन अपने अंदर वो उस दबाव को अनुभव करेगा। तो ये पूरा एरिया अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। फिर इस पर जिन आध्यात्मिक रहस्यवेत्ताओं ने, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने खोज करी, उन्होंने ये भी पाया है कि वो छोटा सा एरिया है, लेकिन अलग किसी एरिया की स्मृति तुम्हारे किसी टाइम ट्रैक, किसी जोन से जुड़ी है। यहाँ तक कि तुम्हारे जीवन में जो संबंध है, जितने भी संबंध हैं, उन खास खास संबंधों की स्मृति खास खास एरिया में स्टोर हो जाती है। होंठ के किनारों पर अक्सर भय की, झूठ की और ईर्ष्या की और घृणा की ऊर्जा इकट्ठी होती है। कभी देखा है इसको? किसी से ईर्ष्या हो तो होंठ कैसे बनते हैं और कहां पर क्या अनुभव? ईर्ष्या का अनुभव तो किया ही होगा सबने। अब ऐसा मत कहना हम लोग ईर्ष्या से मुक्त हो गए। और कभी न कभी क्रोध का भी अनुभव किया होगा, झूठ भी बोला होगा कभी न कभी। झूठ बोलकर अक्सर तुम देखोगे लोग अपने किनारे स्क्वीज कर लेते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं अक्सर उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं किसी का मुंह टेढ़ा देख लो तो मानना है कि बहुत झूठा आदमी है। किसी चीज को बिल्कुल ऐसे में ट्रांसलेट करना। लेकिन अगर कोई बहुत झूठ बोल रहा है तो अक्सर उसके किनारे ट्विस्ट होने लगते हैं होठों के। तो ऐसे ही पूरा एरिया है वो अलग अलग फंक्शनिंग कर रहा है। अपर लिप्स का जो मिडल एरिया है, ये मेरा अनुभव ऐसा कहता है, जो मैंने देखा है, ये कुछ विशेष संबंधों में और कुछ विशेष परिस्थितियों में स्टक हो गई ऊर्जा से संबंधित है। कुछ ऐसे संबंध जो व्यवस्थित नहीं हो पाए या विकसित नहीं हो पाए, जिनको व्यवस्थित या विकसित होना था। कुछ अतीत जन्मों में पड़ी हुई ऐसी बातें जो विशेष संबंधों से जुड़ी हुई थीं और आज भी कहीं न कहीं पीछे से चली आती हैं, तो वो वहां पर स्टोर होती। मैं समझता हूं ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है कि मदर ने अपनी ऊर्जा, अपनी ब्लेसिंग तुम तक पहुंचाई और कुछ चीजें रिजॉल्व होंगी, कुछ सुंदर घटेगा। तुम उसका इंतजार कर सकते हो, उसमें कर कुछ नहीं सकते। क्योंकि जब मदर एनर्जी फंक्शन करती है तो तुमको बस चुपचाप प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तुम जब अंडर प्रोडक्शन थे तब भी तुम कुछ कर नहीं सकते थे। माँ के सिलसिले में कुछ करना मुश्किल है। तुम उसके पेट में चले गए थे, तुम बैठे थे। अब तुम पहले भी आना चाहते, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। तुम्हें तो तभी आना था जब आना था, जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो नाउ जस्ट वेट, केवल प्रतीक्षा करो और चीजों को घटने दो। उस मातृ ऊर्जा को, उस मदर एनर्जी को अपना काम करने दो
और मदर केवल उसका एक सिंबल है। इट इज अबाउट द होल मदर एनर्जी। जो पूरी जागतिक मातृ ऊर्जा है, ये उसका मसला है या उसकी प्रक्रिया है। सो लेट इट हैपन।